प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 3 आपराधिक कानून विधेयकों भारतीय न्याय संहिता द्वितीय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय और भारतीय सुरक्षा विधेयक द्वितीय के पारित होने की सराहना करते हुए कहा कि ये हमारे इतिहास का ऐतिहासिक क्षण था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये बिल ब्रिटिश काल के कई कानूनों को बदलने के लिए तैयार किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता द्वितीय भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेगी और भारतीय सुरक्षा विधेयक द्वितीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर रखा जाएगा। विधेयकों को परिवर्तनकारी बताते हुए मोदी ने कहा कि ये सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चाइना के साथ बार बार तुलना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बाधाओं और कौशल अंतर पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की तुलना अन्य लोकतंत्र के साथ की जानी चाहिए, न कि अपने पड़ोसी के साथ। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक साक्षात्कार में बताया, ये समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है वो सुझाव के अनुसार व्यापक होते तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल नहीं कर पाता। अक्सर ये चिंताएं धारणाओं से उत्पन्न होती है और धारणाओं को बदलने में कभी-कभी समय लगता है। CMIE डेटा के आधार पर अर्थव्यवस्था में गंभीर रोजगार की स्थिति के दावों के बीच मोदी ने अनुमान का खंडन किया और तर्क किया कि आधिकारिक आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS में दिखाया गया है कि भारत में रोजगार सृजन में वास्तव में तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद गुरुवार को एक पारंपरिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की, जिसके दौरान सरकार का विधायी एजेंडा पारित किया गया था। प्रधानमंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आमतौर पर प्रत्येक संसद सत्र की समाप्ति के बाद अध्यक्ष से मिलने जाते हैं। विपक्षी नेता, जिनमें से अधिकांश को संसद में सुरक्षा उल्लंघन की एक घटना पर लगातार विरोध प्रदर्शन के लिए दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया था, वो बैठक से दूर रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी के अलावा बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब और शिवसेना के राहुल शिवाले समेत अन्य नेता मौजूद थे, जबकि शिवसेना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। BJD तटस्थ रुख रखती है, लेकिन अपने प्रमुख निर्णयों पर सरकार का समर्थन भी करती रही है। दिल्ली भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा संसद की गरिमा का अपमान कहे जाने के खिलाफ गुरुवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में मौजूद कई भाजपा नेताओं ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में हंगामे में शामिल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के इस्तीफे की मांग भी की, जिसके परिणाम स्वरूप 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सदस्यों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें TMC सांसद कल्याण बनर्जी एक वायरल वीडियो को लेकर निशाने पर आ गए थे, जिसमें उन्हें उपराष्ट्रपति की नकल करते देखा गया था। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला भी जलाया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विरोध भाजपा की विचारधारा के लिए नहीं है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और उसके संवैधानिक पदों का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 140 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वो निलंबन के पात्र है। उन्होंने कहा करीब 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सभी संसदीय मानदंडों और सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। आपके पास ऐसे लोगों का एक समूह है जो उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे हैं, उनके पद का अपमान कर रहे हैं। अगले दिन जब उपराष्ट्रपति खेद प्रकट करते हैं तब भी वो अंदर जाकर धरना देते हैं। तो ये संसद के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा करने के लिए भारत गठबंधन दलों द्वारा एक बहुत ही योजनाबद्ध दृष्टिकोण है। वो सभी निलंबित हैं क्योंकि वो निलंबन के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, संसदीय कार्य मंत्री, सदन के सभापति या सदन के स्पीकर ने मनमानी तरीके से काम किया है। संसद के अंदर क्या हो रहा था ये पूरा देश देख रहा था। They have breached all parliamentary norms
They are all suspended because they deserved suspension. The whole country was watching what is happening inside the parliament. So we have to understand in 1989 when the Thakkar commission report wasn't tabled in the parliament when Bhutta Singh Ji was the home minister, 89 MPs were suspended. That point of time the deputy speaker was Mr. Thambidurai from Tamil Nadu. 89 Lok Sabha MPs suspended over 2 days. Now close to 140 MPs suspended. Why are they suspended? That's a question. They have breached all parliamentary norms, all democratic values. When the whole MPs have accepted they are not going to the well of the house carrying a placard, when the new parliament got inaugurated, they went in, they did everything possible, then they got suspended. They followed a process of law, at least the internal agreed upon law. Again, then you had a set of people mimicking the vice president, demeaning his post. Again, next day when the vice president expresses his remorse, still they go inside, do protest, again they create. So this is a very planned approach by the India Alliance parties to create a lot of problems inside the parliament. They are all suspended because they deserved suspension. It is not that BJP or the parliamentary affairs minister or the chairman of the house or the speaker of the house, they acted in an arbitrary way. The whole country was watching what is happening inside the parliament. Nobody accepts the behavior of India Alliance MPs. They got suspended because they deserved it at that point of time, because the parliamentary affairs minister, the speaker and the chairman of Rajya Sabha, they followed a norm. शीतकालीन सत्र के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से ऐतिहासिक संख्या में सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेता आज सड़कों पर उतरने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य सदस्य सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। खड़गे ने कहा कि इस बीच सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी निर्धारित किया गया है। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग के साथ 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा के उल्लंघन की घटना के बाद शीतकालीन सत्र में व्यवधान के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निलंबन की एक श्रृंखला शुरू हुई। सत्र के अनिश्चितकाल के समापन से पहले 3 और विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिससे निलंबन की कुल संख्या रिकॉर्ड तोड़ 146 हो गई है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने घोषणा की है कि विपक्षी सांसदों के निलंबन की निंदा करने के लिए INDIA ब्लॉक आज एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा। थरूर ने कहा कि विरोध करना उचित है और वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने का इरादा रखते हैं। INDIA गठबंधन ने सुबह सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य संसद में विपक्ष की कथित उपेक्षा के प्रति जनता का असंतोष प्रकट करना है। NI से बात करते थरूर ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि इस तरह का संसदीय व्यवहार लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा मानने वाले विपक्ष का मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष के प्रदर्शन के महत्व पर जोर दिया। गुरुवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय के समन के बारे में बात करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनके लिए एक दिनचर्या बन गई है। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने चुनाव के बाद बिहार, झारखंड और दिल्ली में केंद्रीय एजेंसियों की तीव्र गति की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा से जा रहा हूँ और ये एक दिनचर्या है। मैं पहले भी गया हूँ। 2017 से 2023 तक मैं नियमित रूप से जाता रहा हूँ, चाहे मुझे ED, इनकम टैक्स या CBI ने बुलाया हो। ये एजेंसियां क्या करेंगी उन पर भी दबाव है। ये अब एक रूटीन बन गया है। अब ये तो रूटीन हो गया है ना। हमेशा कोर्ट में डेट भी रहता है, तो उसमें भी जो है वो तो रूटीन है, तो ये तो चलता ही रहेगा। और हम तो पहले ही बोले थे आप लोगों को कि भाई एजेंसी वालों की क्या गलती है जब उन लोगों पे इतना प्रेशर है। लेकिन एक बात तो तय था पहले से, और ये बात सच भी हो गया हमारे कहने के बाद भी, कि चुनाव खत्म होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से एजेंसियां अब जो है बिहार, झारखंड और दिल्ली में काम करेगी। तो आज तो सुनने में आया कि केजरीवाल जी का था जो है, तो लोग तो अब ये सब तो रूटीन वर्क अब चलता रहेगा, तो इस पे ज्यादा कुछ खास नहीं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राम मंदिर के चल रहे निर्माण का जायजा लेने के लिए अयोध्या का दौरा किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही समीक्षा बैठक भी की। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसमें गणमान्य व्यक्ति और सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया और संतों से बातचीत भी की। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया जिसमें कहा गया कि अयोध्या में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए और अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएं। सीएम योगी ने आगे कहा कि 22 जनवरी को सुरक्षा अवैध होनी चाहिए और यातायात प्रबंधन के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में नेपाल के बीरगंज में इंडिया नेपाल इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। ये आयोजन नेपाल में भारत के महावाणिज्य दूतावास और बीरगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का संयुक्त प्रयास था। भारत नेपाल केंद्र के सचिव अतुल के ठाकुर ने सरकार और उद्योग दोनों में एक सहयोगी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर विचार किया ताकि सभी हितधारकों की क्षमता महामारी के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त हो। शिखर सम्मेलन में भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने और दोनों देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया रोड मैप विकसित करने पर चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन अब भारत और नेपाल के बीच गहन आर्थिक जुड़ाव और मजबूत संबंधों के लिए संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से एक मंच बनाने में भूमिका निभाएगा। SAARC has been mostly dysfunctional over the years, and other experiments like BPIN too has its own limitations. So now it's time that friendly neighbors like India and Nepal should come forward and also create the basis for sub-regional cooperation. The summit dwelt on developing a new roadmap for accelerating the India-Nepal bilateral cooperation and promoting industrial development in both the countries. Topics like revisiting bilateral trade policies, expanding bilateral and sub-regional economic cooperation, and improvement of border areas development were discussed critically. In his opening remarks, Anil Kumar Agrawal, President Birganj Chamber of Commerce and Industries, recounted Birganj's achievements as a major trade hub of Nepal and how BICCI has been contributing over the decades in making the industry and trade the mainstay of this place crucially important for India-Nepal economic relations. हामीसँग वीरगन्जमा